हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टैली में बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। ये जहाँ तक हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ तक मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के ओपन करके देख सकते हैं। ये 16 नंबर की वीडियो थी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो है 16 नंबर की वीडियो, इसमें जो एंट्री करके दिखाई थी वो एज़ पर बैंक स्टेटमेंट करके दिखाई थी। मतलब यह है कि जो डेट बैंक की स्टेटमेंट में है, मैंने उसी सेम डेट में एंट्री करके दिखाई थी आपको। फ्रेंड्स, उस वीडियो को मैंने इस पर्पज़ से बनाया था कि आप हर तरीके से टैली की एंट्री सीख लें। फ्रेंड्स, आप टैली सीख रहे हो और टैली सीखने के बाद आपको किसी छोटी फर्म में भी और जॉब मिल सकती है और किसी बड़ी फर्म में भी जॉब मिल सकती है। तो ये जो छोटी छोटी फर्म होती हैं, ज़्यादातर ये ऐसा करती हैं कि बैंक की स्टेटमेंट की जो रिकॉन्सिलेशन होती है वो साल के आखिर में कराती हैं, मार्च के महीने में जो होती है उसमें कराती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी फर्म होती हैं, जैसे रजिस्टर्ड शॉप हो गई, ट्रेडिंग फर्म हो गई या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, तो इनमें अक्सर ऐसा होता है कि जो फर्म का मालिक जो होता है वो चेक काट कर के किसी को दे भी देता है और अकाउंटेंट को तब पता चलता है जब वो बैंक की स्टेटमेंट देखता है। या फिर किसी पार्टी से चेक आता है और फर्म का मालिक उस चेक को बैंक में लगा भी देता है और अकाउंटेंट को तब पता चलता है जब वो बैंक स्टेटमेंट देखता है। और कुछ फर्म में ऐसा होता है कि फर्म के मालिक ये कहते हैं कि भाई बैंक की रिकॉन्सिलेशन मार्च में ही करेंगे, फ़िलहाल एज़ पर बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से एंट्री कर लो, बाद में क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसमें मिला लेंगे। फ़िलहाल एज़ पर स्टेटमेंट जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो टैली के अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी वो पिछली 16 नंबर की वीडियो बनाई थी। फ्रेंड्स, मार्च में बैंक रिकॉन्सिलेशन इसलिए करनी होती है क्योंकि मान लीजिए हमने कोई चेक किसी पार्टी को दिया 28, 29 या 30, 31 मार्च को वो चेक दिया। अब वो चेक जो है पार्टी कितने दिन में बैंक में लगाएगी और फिर बैंक में जो है उसको क्लियर होने में भी टाइम लगता है। तो हमने तो अपने यहाँ अपनी बुक में जो एंट्री की है वो 31 मार्च को कर ली है, और पार्टी जो अपनी बुक में एंट्री करेगी वो तब करेगी जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उस चेक की अमाउंट से लेस करके आएगा, क्योंकि हमने मान लो 10,000 रुपये का चेक किसी पार्टी को दे दिया है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस में 10,000 लेस हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के अकाउंट में अभी क्लोजिंग बैलेंस में लेस नहीं होंगे। पार्टी उनको तभी लेस करेगी जब उनका चेक क्लियर हो जाएगा। और कभी कभी चेक रिजेक्ट भी हो जाता है, अगर चेक में कोई ओवर राइटिंग वगैरह हो या कुछ और वजह हो तो जो चेक होता है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आज मैं आपको बैंक की रिकॉन्सिलेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट की एंट्री करके बताऊंगा, यानी जिस डेट में चेक काटा गया है सेम उसी डेट में एंट्री होगी, और जिस डेट में चेक पार्टी से प्राप्त हुआ है और बैंक में लगाया है उसी डेट में टैली में एंट्री करेंगे। और फिर रिकॉन्सिलेशन भी करना सीखेंगे, किस हिसाब से रिकॉन्सिलेशन होगी वो भी बताऊंगा। और बैंक इंटरेस्ट की का जो लेजर है वो भी बनाना सीखेंगे और उसकी एंट्री करना भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से समझें, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो बैलेंस शो कर रहा है वो प्लस और माइनस में करके शो कर रहा है। किसी किसी बैंक में ये जो हुआ करता है ये डेबिट और क्रेडिट करके शो करता है। तो जो ये प्लस में शो कर रहा है इसको बैंक जो है अपने यहाँ क्रेडिट लिखता है, और जो माइनस में शो कर रहा है उसको बैंक अपने यहाँ डेबिट लिखा करता है। क्रेडिट का मतलब होता है ये बैंक के पास हमारा पैसा जमा है, बैंक की देनदारी है हमें। और जो डेबिट में शो करता है बैंक, यानी कि माइनस में शो करता है, वो बैंक का कर्ज होता है हमारे ऊपर, वो बैंक की हमसे लेनदारी होते हैं, हमें बैंक को पे करना होता है। हमारी टैली में जो इसकी एंट्री हुआ करती है वो इसके अपोजिट हुआ करती है। जो यहाँ डेबिट है बैंक की स्टेटमेंट में वो टैली में क्रेडिट हुआ करता है, और जो स्टेटमेंट में क्रेडिट है वो डेबिट हुआ करता है टैली में। तो टैली में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ DAL प्रेस करेंगे, डिस्प्ले ऑफ ऑल लेजर, और यहाँ फिर हम जाएंगे इसके बैंक के लेजर में CC अकाउंट में, और इसमें ये देखिए यहाँ जितना ये क्रेडिट में है बैंक के स्टेटमेंट में ये डेबिट में शो करता है, और जो डेबिट में है वो बैंक के स्टेटमेंट में क्रेडिट में शो किया करता है। तो टैली का डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस शो करके देख लेते हैं। तो F12 प्रेस करेंगे या यहाँ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में,
तो कॉन्फ़िगरेशन करके और डेट वाइज ये सबसे नीचे है, देखिए कि शो रनिंग बैलेंस, इसको यस कर देंगे और इसका एंटर कर देंगे तो ये डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस शो कर देगा। तो ये देखिए जितना ये मेरे पास डेबिट में शो किया हुआ है, बैंक के स्टेटमेंट में ये प्लस में शो हो रखा है यानी कि क्रेडिट में शो किया हुआ है, और जितने ये मेरे पास क्रेडिट में शो हो रखा है टैली में, वो बैंक के स्टेटमेंट में डेबिट में है यानी ये माइनस में है। ये स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिए जितना ये प्लस में है ये बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन मेरी टैली में ये डेबिट में है, और जितने बैंक ने माइनस में जो डेबिट किया हुआ है ये मेरी टैली में क्रेडिट में है। अब मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो ये माइनस का है इसको डेबिट करता है बैंक अपनी स्टेटमेंट में, मेरे पास ये क्रेडिट होगा। ये जितना ये आ रहा है क्रेडिट है, ये सब ये बैंक का माइनस है। इसमें अभी बैलेंस इक्वल नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ एंट्री छुटी हुई है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा जो। तो ये जो डेबिट आ रहा है ये हमारा पैसा है बैंक के पास, और जो क्रेडिट है ये बैंक का हमारे पास उधार है, हमको देना है। ये जो हमारी सीसी लिमिट जो बनी हुई है 5 लाख रुपए की, उसमें से हमने ये यूज़ कर लिया है, तो ये इतना क्रेडिट आ रखा है, ये हम 5 लाख तक ही यूज़ कर सकते हैं, 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो 5 लाख की ही है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ की एंट्री अब नए हिसाब से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले ये देखिए ये यहाँ पे ये तो एंट्री कर दी थी, ये हमारी पेमेंट की एंट्री है, तो जैसे पिछली 16 नंबर की वीडियो में मैंने की थी वो बिल्कुल अकॉर्डिंग ऐसे ही होगी। जो रिसिप्ट की एंट्री है वो भी ऐसे ही होगी। ये यहाँ बैंक चार्जेस है, ये भी एंट्री ऐसे ही होगी जैसे 16 नंबर की वीडियो में मैंने दिखाई थी आपको। और ये वेजिस का है, सैलरी एंड वेजिस, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें एंट्री करके दिखाऊंगा। ये सेल्फ की एंट्री भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखी है। रिसिप्ट की जो एंट्री है वो भी मैंने आपको बता रखी है। फ़िलहाल मैं आपको इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो इसको स्केप करके बाहर जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे, तो बिल्कुल बाहर चले जाते हैं और वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे ये मेरा डेबिट नोट ओपन हो रखा है। अभी सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, 31 जुलाई की है, F2 से डेट चेंज कर ली और F5 से वाउचर चेंज कर लिया। अब इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम, या बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम, किसी तरह से भी करके लिख सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2020, इस तरह से करके यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ही इंटरेस्ट है ये। तो इसको एंटर करेंगे। डेबिट में जो आएगा बैंक इंटरेस्ट करके आएगा, उसका लेजर नहीं है मेरे पास, तो ऑल्ट सी करके बैंक इंटरेस्ट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको बैंक इंटरेस्ट करके भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है इंटरेस्ट पेड टू बैंक, इस तरह से करके भी कर सकते हैं। ये अंडर जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको एंटर करेंगे। इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए टाइप लेजर को, और इसको भी जीएसटी का जो एप्लीकेबल का है इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसमें अमाउंट वापस से स्टेटमेंट में से देख लेते हैं। ये है 3,994 रुपये 2 पैसे, तो डेबिट में आ जाएगा 3,994 रुपये 2 पैसे, और इसको एंटर करेंगे। क्रेडिट हमारा बैंक वही हो जाएगा, सीसी लिमिट अकाउंट, इसको एंटर कर देंगे। और एंटर करके नीचे नरेशन में डालने के लिए इसकी एंट्री आप जर्नल में भी कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ होगी, बस F7 दबाना है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप पेमेंट में ही एंट्री करें, जर्नल में भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो मैं पेमेंट ही कर देता हूँ वापस F5 से या यहाँ से। अब नीचे नरेशन में डालने के लिए सबसे पहले ऊपर से इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और उसी को नीचे नरेशन में डाल देंगे। तो यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और यहाँ नरेशन में Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी बैंक इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब वापस से मैं स्टेटमेंट में चला जाता हूं और रिकॉन्सिलेशन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री के बता देता हूं। ये देखिए ये मेरी 1 जुलाई में एंट्री आ रखी है, ABC स्टेशनरी को और अनिल टी स्टॉल को ये पेमेंट की हुई है। उसके नीचे तो ये बैंक की एंट्री है, ये तो इसी डेट में होगी, और नीचे ये रिसिप्ट की एंट्री है 7 जुलाई को 10,000 रुपये का एक चेक आ रखा है। तो अब मैं रिकॉन्सिलेशन के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया था, एंट्री की हुई है, उसी को ओपन करके मैं डेट
डेट चेंज करके दिखाऊंगा। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ दबाएंगे, डी प्रेस करेंगे या डिस्प्ले में जाएंगे, फिर इसके बाद अकाउंट बुक में जाएंगे और अकाउंट बुक के बाद लेजर में जाएंगे, या इसकी शॉर्टकट कमांड है DAL प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेजर पे पहुँच जाएंगे। इसका मतलब है डिस्प्ले ऑफ ऑल लेजर। ये मैंने अपना बैंक का जो है वो लेजर ओपन कर लिया है। तो ये देखिए 1 तारीख की मेरी एक एंट्री है, ये अनिल टी स्टॉल की। सबसे पहले ये दिखा देता हूँ, 1416 रुपये की ये है। तो ये 1 जुलाई में है, जबकि ये मैंने चेक जो दिया था वो 18 जून को दिया था। ये क्लियर हुआ है 1 जुलाई को। F2 से डेट चेंज कर लेंगे 18 जून और इसको कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद ये मेरी रिसिप्ट की एंट्री तो RTGS है। उसके बाद दूसरी जो एंट्री है मेरी ABC स्टेशनरी, ये 4400 रुपये की, ये भी 1 जुलाई को क्लियर हुआ है चेक। ये मैंने जो दिया था ये भी मैंने जून में दिया था। तो अब मैं इसकी डेट चेंज कर लेता हूँ। चेक के अकॉर्डिंग 21 जून को दिया था तो 21 जून को डेट चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें जो है अब वापस से टैली में जाएंगे और इसको जो है मेरी जो ये चेक दिया था, ये मैंने ये सॉरी ये गलत हो गया, ये 21 जून को दिया था। तो 21 जून ये F2 से डेट चेंज कर ले और इसको कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये नरेशन में भी 1 जुलाई किया हुआ है, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये जो है 21 जून कर लेते हैं। ये मैंने 21 जून को दिया था। चेक की डेट के अकॉर्डिंग ही अब मैं इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों मेरी जून में एंट्री हो गई। इसके बाद तो ये सब जो है ये बैंक की ही एंट्री है, तो सेम डेट में है। RTGS भी सेम डेट में होता है। ये SMS चार्जेज है, सेम डेट में ही हुआ करता है। तो ये सब सेम डेट में है। अब इसके नीचे जो 7 जुलाई को है मेरी, वो सिर्फ 10,000 रुपये की रिसिप्ट की है। बाकी तो सब ये बैंक की एंट्री है, इसी डेट में आएंगी जिस डेट में है। तो वो पिछली वीडियो में 16 नंबर की वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, उसी डेट में होंगी। तो ये मेरी 10,000 रुपये की रिसिप्ट की एंट्री है। ये मेरे पास जो चेक आया था, ये मेरे पास 4 जुलाई को चेक आया था और 7 जुलाई को ये क्लियर हुआ है। तो मैं 4 जुलाई में ही इसकी एंट्री ले करके आपको दिखा देता हूँ, फिर इसकी रिकॉन्सिलेशन करके दिखा देता हूँ। अब ये मैंने सारा जो है वो उसी डेट में ले लिया जिस डेट में ये चेक आए थे या गए थे। अब इसके बाद और कुछ बैलेंस नहीं बचा है। ये सब बैंक की ही एंट्रियाँ हैं, ये तो सेम इसी डेट में आएंगी क्योंकि NEFT सेम डेट में हो जाया करती है। अब यहाँ से हम रिकॉन्सिलेशन ये करेंगे, या Alt+R करेंगे या यहाँ से क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ से क्लिक किया, ये है बैंक की डेट। इधर तो हमारी डेट आ गई, ये बैंक की डेट है। अब मैंने ये 18 जून को चेक दिया था और क्लियर कब हुआ है? 1 जुलाई को। तो इसकी 1 जुलाई डाल देते हैं। ये मेरा 21 जून का चेक था और क्लियर कब हुआ है? ये 1 जुलाई को, 1 जुलाई डाल दिया। अब इसके बाद ये बैंक चार्जेस है, ये सेम डेट में हुआ करता है। और ये मेरे ZYW से RTGS है, ये भी सेम डेट में है। ये जो ZYW को RTGS किया है तो RTGS भी सेम डेट में हो जाया करता है। ये CDE मशीनरी से जो चेक आया है वो RTGS आई है, ये भी सेम डेट में वो हो जाया करती है। ये 10,000 रुपये ये जो है 4 जुलाई को चेक आया था, ये 7 जुलाई को मेरा क्लियर हुआ है, ये 7 जुलाई डाल देते हैं। बाकी ये सब सेम डेट के हैं, सब बैंक के चार्जेस हैं और ये RTGS वगैरह है। कैश जो विड्रॉल किया है या डिपॉजिट किया है वो भी सेम डेट में ही है। ये विड्रॉल का है, कैश विड्रॉल का। और ये नीचे सब बैंक के ये इंटरेस्ट है, 31 जुलाई को ही लगाया है उसने, 31 जुलाई में ही एंट्री होगी। इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बैंक की रिकॉन्सिलेशन हो गई। अब मैं इसका आपको डेट वाइज बैलेंस दिखा देता हूँ। तो वो F12 करेंगे या यहाँ नीचे जो है कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसमें सबसे नीचे ये है शो रनिंग बैलेंस, इसको यस कर देंगे। ये डे बाय डेट के हिसाब से बैलेंस आ जाएगा। तो मैं इसका बैलेंस दिखा देता हूँ आपको बैंक की स्टेटमेंट से मैच करके, बैंक के स्टेटमेंट का और इसका बैलेंस। अभी यहाँ ये देखिए, ये मेरी सैलरी एंड वेजेस की एंट्री छोड़ दी है मैंने, इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा तो ये डिफरेंस आएगा। मैं इसको इसमें से लेस करके अभी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास माइनस में था, यानी कि ये लिमिट का यूज़ किया हुआ है हमारे पास। तो ये इतना बैलेंस था 2,16,943 रुपये 25 पैसे और मेरा टैली का बैलेंस है 91,257 रुपये 25 पैसे। तो ये बैलेंस बच गया 1,25,686 रुपये।
ये सैलरी एंड वेजेस वाली फिगर है, जो ये डिफरेंस है, यानी कि मेरा बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस और मेरा टैली का बैलेंस इक्वल है। तो ये जो सैलरी एंड वेजेस की एंट्री मैंने छोड़ दिया है इसमें, इसकी एंट्री मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें करके दिखाऊंगा कि क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। सैलरी एंड वेजेस की एंट्री किस तरह से की जाती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा इस पर एक, और उसमें करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।